हाँ देखिए बच्चों, अब आज एक बिल्कुल नई कंसेप्ट से हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर को। पिछली में हमने क्या डिस्कस किया था? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, कंप्लीट हो गया था ना। बस उससे ज़्यादा उसमें कुछ है भी नहीं। आज एक बिल्कुल नई टर्म अपन चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब आप कहेंगे साहब ये क्या मॉल कंसेप्ट से अलग कुछ है क्या? तो अलग कुछ भी नहीं है, मॉल कंसेप्ट का ही एक पार्ट है। मॉल कंसेप्ट ही स्टोइकियोमेट्री है। ये होता क्या है, देखिए, जब कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, अब तक हमने स्टोइकियोमेट्री के जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उनमें रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का हमने डिकम्पोजिशन किया तो डायरेक्ट एक स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में ही हमने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यदि यदि हम सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट करें, हम सल्फर को if we want to convert into the sulfuric acid, तो एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सल्फर का कंबशन करना होगा, इससे बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड का फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करना होगा, यहाँ कैटलिस्ट डालना पड़ता है, कैटलिस्ट, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी भी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है। फिर इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो बनता है H2SO4। यानी कि 3 स्टेप्स में सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। अब यदि आपको कोई सल्फर का अमाउंट दे दे और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट पूछे तो कैसे निकालेंगे? अब एक तरीका तो ये है कि साहब पहले सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निकाल लेंगे, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लेंगे। ठीक है, मेथड तो ठीक है, बट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है बिल्कुल भी। टाइम ज़्यादा लगेगा, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 मिनट का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 से ज़्यादा मिनट इस क्वेश्चन हमको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में। यदि आता है तो, मेडिकल में तो नहीं आएगा ऐसा सवाल, ये मेंस में आता है, एडवांस में आता है। मेडिकल में इस तरह के सवाल बहुत कम, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। फिर आप करें कैसे इसमें? जरा ये देखिए, तीनों रिएक्शंस में क्या कोई एक ऐसा एटम है, क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कंजर्व है, जो स्टार्टिंग से चला और आखिरी तक वैसा का वैसा है, उसका नंबर न तो डिक्रीज हुआ और न इंक्रीज हुआ? क्या कोई ऐसा एटम नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। आप कहेंगे साहब दिख तो रहा है कोई, कौन सा एटम दिख रहा है? सल्फर का एटम। एक सल्फर का एटम फर्स्ट रिएक्शन से चला था, और ये एक ही सल्फर का एटम सल्फ्यूरिक एसिड में है। यानी कि ड्यूरिंग द कंप्लीट कन्वर्जन सल्फर रिमेन प्रिजर्व, सल्फर रिमेन कंजर्व। जितना स्टार्टिंग से चला था उतना फाइनल तक पहुंचा है। बीच में न तो कोई एडिशनल सल्फर का एटम ऐड हुआ, न कोई सल्फर का एटम सब्सट्रैक्ट हुआ, न इसमें से सल्फर बाहर गया, कहीं बाहर से कहीं आया भी नहीं। हाँ, बाकी चीजें आती जाती रही, ऑक्सीजन आता रहा, जाता रहा, पर सल्फर क्या रहा? कंजर्व रहा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब साहब करें कैसे? ऐसा कीजिए, केवल सल्फर के बेस पर रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए बस। कि साहब ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। केवल इनिशियल और फाइनल, देखो क्वेश्चन में मान लीजिए आपको सल्फर की क्वांटिटी दे दी जाती है,
और सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी पूछ ली जाती है और ये तीनों रिएक्शन लिख दी जाती है कि साहब ये रिएक्शन सीक्वेंस है, बताओ इतने सल्फर से कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब आप तो कहते बीच पे ऑक्सीजन भी आ रहा है, वाटर भी ऐड हो रहा है, तो आप इनको भूल जाइए। आप ये देखिए सल्फर स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक कंजर्व है, प्रिजर्व है, सुरक्षित है वो। उसमें ना तो कोई एक एटम बाहर जा रहा है और ना बाहर से कोई सल्फर का एटम इसमें एडिशनल जुड़ रहा है। तो केवल सल्फर के बेस पर हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बैलेंस करेंगे? अब इसका दो तरीके बैलेंस करने के। एक तो ये कि तीनों को जोड़ दो, जोड़ते हमारा काम हो जाएगा। जब ऐड करोगे ना तो SO2 से SO2 तो कट जाएगा। साहब क्यों कटेगा? इसलिए कटेगा क्योंकि एक SO2 बना और एक काम आ गया, अब बचा तो नहीं कुछ भी। SO3 से SO3 भी कैंसिल हो जाएगा। साहब एक SO3 का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और एक कंज्यूम भी हो गया। अब क्या क्या बचा? एक तो बचा सल्फर, O2 और हाफ O2 तो 1.5 O2, 1 H2O और टोटली कन्वर्ट इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। इससे काम हो गया। अब साहब क्या ये लिखना जरूरी है 1.5 O2 और H2O? यदि क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो लिख दो, नहीं है तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सीधा आप सल्फर लिखिए, आप प्रोडक्ट में लिखिए सल्फ्यूरिक एसिड, बस देख लो कि सल्फर शुड बी बैलेंस। बस हाइड्रोजन आ गई कहीं से, ये तो ठीक है, मैंने रिएक्शन लिख दी। इसको लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता था कि इतने मोल सल्फर से कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो खाली सल्फर को बैलेंस कर दो बस, बाकी को छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन इनबैलेंस है, रहने दीजिए। ऑक्सीजन रहने दीजिए, ठीक है, बीच में आ गई, जुड़ गई, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई दो बार, पानी के साथ आ गई, इस तरीके से। बट सल्फर तो कंजर्व है ना, सल्फर तो प्रिजर्व है, सल्फर तो कांस्टेंट है। बस सल्फर के बेस पर हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है। और सल्फर के बेस पर जब रिएक्शन को बैलेंस किया, हम देख रहे हैं कि यदि 1 मोल सल्फर है तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। अब इस मोल को आप चाहो तो वेट में कन्वर्ट कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, बस। इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं स्टोइकियोमेट्री के, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, एक पूरी रिएक्शन की सीक्वेंस चलती है। यहाँ तो मैंने 3 स्टेप लिखी, कभी 10-10 स्टेप पे भी रिएक्शन होती है, लेकिन उन पूरी 10 स्टेप्स में कोई एक एटम ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा होगा जो पूरा का पूरा कंजर्व होगा, पूरा का पूरा प्रिजर्व होगा। उस एक एटम के बेस पर केवल इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट लिख करके उस एक एलिमेंट को हम बैलेंस कर देंगे और गिवन डेटा से जो भी पूछा जाए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। दैट्स क्लियर। अब आगे के कुछ 1-2 सवाल बस इसी पर बेस्ड है, बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दिखने में लगे कि अरे साहब इतनी सारी, खाली दिखने में बस ये। सल्फर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। ये 1 मोल के बराबर होता है। जितना एटम होगा ना उतना मोल लिखा जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर में देखना है ना, प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने भी पूरे नहीं देखे। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, इसके नीचे भी 1 मोल लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ये इस तरीके से। जिस सब्सटेंस का जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ना बैलेंस इक्वेशन में, उसके उतने मोल हम मेंशन कर सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पर लिखा हमने 1 मोल, ठीक है ना, और यहाँ भी क्या लिखा हमने? 1 मोल। तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब मैं 1-2 सवाल इसी की कर रहा हूँ। ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, ये कि साहब ये क्या है, इतना मतलब सारे के ऐसे भी सवाल आते हैं। भाई कुछ नहीं है इसमें,
खाली कहते हैं ना, नाम मोटा दर्शन खोटा, नाम बहुत बड़ा है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना सारा पहाड़ खोदा निकली इतनी सी बात, बस सब बीच में कहाँ, बाकी का क्या करे, कुछ मत करो, बाकी का छोड़ दो उसको, बस कुछ नहीं करना बाकी का आपको, तो ठीक है ना। बस एक एलिमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, बस उसके बेस पर उसको आप बैलेंस कर दीजिए और अपना फाइनल आंसर निकाल लीजिए। चलो एक दो सवाल इसी के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चलो इसी को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए एक सवाल यहाँ पर है, देखिए सवाल इस तरीके से कि 4.8 ग्राम, हाँ बिल्कुल, कि आपके सवाल इस तरीके से देखिए कि 4.8 ग्राम सल्फर undergo in series of reaction 4.8 gram sulfur undergo in series of reaction to form sulfuric acid. Find mass of sulfuric acid. ये सवाल है भाई। सबसे पहले सल्फर के मॉल फाइंड आउट कीजिए, बड़ा सिंपल सवाल है। मॉल ऑफ सल्फर, चलो 4.8 अपॉन 32, चलो पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ जाएगा, 16 से कट जाएगा ये, और आ जाएगा आपके 1.5 मॉल। अब सब आगे क्या करें, आगे कुछ नहीं करना आपको, बस इसने रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया और साफ लिख दिया कि 4.8 ग्राम सल्फर अंडरगो इन सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन तो यह है, बट अभी आपने पढ़ी नहीं है, कितने रिएक्शन याद करोगे, छोड़ दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बस इनिशियल लिख दिया और फाइनल लिख दिया, बस इसको ध्यान रखिए आप। हाँ यदि रिएक्शन गिवन है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, बट यदि गिवन नहीं है तो इसकी टेंशन है पहले साहब, रिएक्शन तो पता ही नहीं कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, रिएक्टेंट तो पता है, फाइनल प्रोडक्ट पता है, बीच की सीरीज पता नहीं है, तो उसकी ज़रूरत भी कहाँ पड़ रही है हमको। और ये पता है कि जितना सल्फर चला था सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। बीच में न तो सल्फर किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, न बाहर से एडिशनल सल्फर इसमें ऐड हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ सल्फर वी कैन राइट द बैलेंस इक्वेशन। और वो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, वो बैलेंस इक्वेशन ये होगी कि सल्फर आपका रिएक्टेंट होगा और सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रोडक्ट होगा। देख लो क्या दोनों में सल्फर बैलेंस है, तो बिल्कुल सल्फर बैलेंस है, दोनों जगह सल्फर का एक एटम है। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, मत रहने दो, ऑक्सीजन नहीं है, छोड़ दो उसको, सल्फर को बैलेंस कर दीजिए बस। अब देखिए यहाँ सल्फर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल, इसका भी 1 है तो 1 मोल, तो 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। और यहाँ पर सल्फर कितना है, 1.5 मोल, ये 1.5 मोल और इसका भी क्या मिला 1.5 मोल। तो वी फाइंड द मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मोल तो आ गए ना, अब चलो मोल से वेट निकाल लो, तो 1.5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बस दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा 147 ग्राम। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक आपके समझ में आ चुका होगा। चलो इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन और अपन POIC का भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ देखिए बच्चे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 3/2 और नीचे 10 भी है, तो डेसिमल यहाँ पर लगेगा, 0.15 मोल आएगा, और यहाँ भी 0.15 मोल, ये 0.15 मोल, यहाँ भी 0.15 मोल, और ये 14.7 ग्राम हमारा आंसर आएगा। इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको
अगेन इसको पॉज करके आप दोबारा नोट कीजिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, पीओएससी से रिलेटेड। ये सवाल इस तरीके से है कि 216 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू सोडियम फेरोसाइनाइड। इसका फार्मूला है Na4FeCN होल 6। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, एक बात सवाल ने लिख दी, क्या लिख दी कि इफ ऑल कार्बन प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट, का सोडियम कार्बोनेट में कार्बन कहाँ है, ये रहा कार्बन CO3। इसके मॉलिक्यूल में 2 एटम सोडियम के हैं, 1 एटम कार्बन का है और 3 एटम ऑक्सीजन के। अच्छा, बाकी के बारे में नहीं लिखा उसने, कार्बन के लिए लिखा है सिर्फ कि ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट इन फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ये रहा फाइनल प्रोडक्ट सोडियम फेरोसाइनाइड। फाइंड वेट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अब इसमें भी अब देखो, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है कि कैसे सोडियम कार्बोनेट सोडियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हुआ, उस मेथड का कहीं जिक्र नहीं है, बस लाइन लिख दी उसने तो कि सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू दिस प्रोडक्ट। लेकिन एक लाइन उसने लिख करके आसान कर दिया, और वो लाइन क्या है कि ऑल कार्बन एटम, कि सोडियम कार्बोनेट में जितना भी कार्बन है, ये सारा का सारा कार्बन यहाँ से उठ करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये C, यहाँ भी कार्बन है ना, यहाँ आ गया है। बाकी के एटम आ रहे चले गए, ऑक्सीजन उसमें तो है ही नहीं ऑक्सीजन, ठीक है ना। बाकी के एटम कुछ बाहर चले गए, कुछ एडिशन कुछ हो गया बीच में से, लेकिन कार्बन जितना यहाँ था वो पूरा का पूरा कार्बन इसके अंदर आकर के प्रिजर्व हो गया। तब क्या होगा, अब कार्बन के बेस पर हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है बस, और के बेस पर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन तो है ही नहीं अब ये, बस आपको रिएक्टेंट का पता है, फाइनल प्रोडक्ट का पता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन की आपको जानकारी नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गई फ्रॉम द क्वेश्चन कि ऑल कार्बन एटम प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट इन फाइनल प्रोडक्ट, ये बात आ गई। तो फर्स्ट वी बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। We will balance the equation keeping the carbon atom balance in reactant and product. सबसे पहले काम करेंगे हम, ठीक है। चलो कैसे देखिए, चलो हमारा रिएक्टेंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये तो रिएक्टेंट हो गया। चलो हमारा प्रोडक्ट क्या है, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब जरा देखिए, क्या इस रिएक्शन में कार्बन बैलेंस है, नहीं है। चलो रिएक्टेंट में कितने कार्बन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है। तो आप कैसे पता लगा, एक फार्मूले से पता लग रहा है, Na2C, एक ही बार लिख रहा है C, 1 कार्बन है। अच्छा, प्रोडक्ट में कितने कार्बन के एटम है, 6, होल 6 कार्बन तो यार C, लेकिन होल 6 है। साहब नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन को छोड़ दो, मारो गोली उसको, वो तो पता नहीं बीच में बीच में आ गया कहीं से नाइट्रोजन है, क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन है, हो सकता हो बीच में 10 स्टेप हो, 5 स्टेप हो, पता नहीं है, पता करना भी नहीं है, उलझना नहीं है उसमें, बस कार्बन को बैलेंस कर दो कि साहब यहाँ रिएक्टेंट में 1 कार्बन है, प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, कैसे पता लगा, अच्छा CN होल 6, तो कार्बन तो चाहिए ना, तो प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, रिएक्टेंट में 1 कार्बन है, तो रिएक्टेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन इज बैलेंस, दैट्स ऑल। अब इसके आगे दिमाग लगाना बंद कर दो, इसके आगे आप दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब आप स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगा दीजिए। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 6, मतलब 6 मोल सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट, अच्छा इस पूरे कंपाउंड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि पूरा एक मॉलिक्यूल है, गिव 1 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, हमारे पास आप सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल है, कि साहब मोल नहीं है, 216 ग्राम है, तो मोल निकालो। चलो मोल निकालते हैं। इधर देखिए, हम अलग से क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालते हैं।
निकाल लीजिए मोल। कैसे निकाले मोल? वेट है 216 ग्राम। अब ग्राम को बदलना है मोल में, कैसे बदले कि साहब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? चलो निकालते, फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते। इसका देखिए मॉलिक्यूलर मास, सब दो तो सोडियम है तो 2 इंटू 23। सब 23 कहाँ से आया? क्वेश्चन में लिख रहा है। सर नहीं लिख रहा भाई, मैंने नहीं लिखा, बट क्वेश्चन में लिखा होगा। मुझे तो पता है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बट क्वेश्चन में लिखा होगा। सर 23 क्या है? सोडियम का क्वेश्चन में किस शक्ल में लिखा होगा भाई? क्वेश्चन में ऐसी शक्ल में लिखा होगा, सोडियम इक्वल टू 23। यहाँ से उठाना है ऐसे। अच्छा, कार्बन का कितना है? 12। ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16, टोटल आएगा 106। तो आपके 106 आ रहा है क्या भाई? थोड़ा डाटा चेंज करो आप, है ना, ये 212 करो इसको, डाटा चेंज करो। कि साहब डाटा क्यों चेंज किया? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। साहब कैलकुलेशन आसान क्यों बना रहे हो भाई? मुझे कंसेप्ट समझाना है। जोड़ बाकी गुणा भाग आपको खुद सीखिए। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवाइड ये आपको खुद से करना है। मुझे तो आपको मॉल कंसेप्ट सिखाना है, ठीक है ना। ये गलती से मैंने एक मेरा ही बना हुआ क्वेश्चन था, बट गलत डाटा मैंने ले लिया। मैंने ठीक कर दिया डाटा के साथ। डाटा ठीक क्यों किया भाई? मुझे जल्दी से कैलकुलेशन करनी, इसलिए डाटा ठीक किया मैंने। क्या एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा? एग्ज़ाम में भी ऐसा ही होता है, स्पेशली नीट के क्वेश्चन में तो ऐसा होता है। ऐसे डाटा होते हैं जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जो सॉल्व नहीं होते, लेकिन ऐसा रेयरली कभी कभार होता है। बाकी ज़्यादातर तो नीट का क्वेश्चन जो बनता है, ये सोच के बनता है कि बच्चे के पास सोल्व करने के लिए केवल आधा मिनट है, बस 30 सेकंड है। इसलिए आप कैलकुलेशन वगैरह की ज़्यादा चिंता ना करें आप। तो ये तो मेरे से मिस्टेक हो गई क्वेश्चन बनाते समय। चलो, अभी कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 2 मोल। अब देखिए 6 मोल सोडियम कार्बोनेट से 1 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से यूनिटरी प्रिंसिपल लगा दीजिए, 1/6 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड। सर हमारे पास कितने मोल है? कि साहब 2 मोल है। कैसे 2 मोल? वो निकाल रखा 2 मोल उधर। इससे कितना मिलेगा? 1/6 इंटू 2, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, 1/3 मोल। क्या 1/3 मोल आंसर आ गया? जरा देखिए क्या मोल पूछा है? क्या पूछा? तो क्या है? वेट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। मोल को बदल दीजिए वेट में। अब जरा देखिए, अब निकालते हैं हम ये वेट ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। कैसे निकाले वेट? ये तो मोल आ गया 1/3। सोडियम फेरोसाइनाइड के मॉलिक्यूलर वेट से इसको मल्टीप्लाई करो। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें? सोडियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन के एटॉमिक मासेस को ऐड करके, और ये टोटल ऐड करने के बाद आता है 304 आता है। तो 101.33 ग्राम, ये हमारा आंसर है। तो जितने भी पीओएससी के क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही सॉल्व होंगे, ध्यान दीजिए। उस पूरे रिएक्शंस, ये रिएक्शन सीरीज कभी क्वेश्चन में गिवन होगी, कभी गिवन नहीं होगी, लेकिन पूरी सीरीज में आप पाएंगे कि कोई एक एटम ऐसा है जो कंजर्व है। बस उस एक एटम को आप बैलेंस कर दीजिए और सवाल में जो पूछे वो आप निकाल लीजिए। ये आपका पीओएससी है। चलो इसको नोट करो, फिर एक नई टर्म देखते हैं इसके बाद। चलो देखिए भाई, अब देखो यील्ड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यील्ड का मतलब क्या होता है? देखो यील्ड का मतलब होता है कितना प्रोडक्ट मिला। यील्ड ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज अ यील्ड ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए किसी रिएक्शन में हम एक्सपेक्टेड था कि 100 ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन बना 25 ग्राम ही। तो ऐसे में यील्ड कितना हुआ? 25%।
ऐसा है। अच्छा, यही प्रोडक्टिविटी भी है। प्रोडक्टिविटी यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, और यही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ रिएक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन में क्या होता है कि सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब कहते हैं ना रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन में हो क्या रहा है? का रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट। हम कहेंगे साहब रिएक्शन 100% हो गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी रिएक्टेंट लिया था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। साहब हमने 1 किलो रिएक्टेंट लिया था, देखा कि सारा का सारा प्रोडक्ट में बदल गया, 1 किलो का 1 किलो, कुछ बचा ही नहीं रिएक्टेंट, तो हम कहेंगे साहब रिएक्शन पूरी हो गई। अच्छा, यदि रिएक्शन में आधा ही रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में बदला, तो आप क्या कहोगे कितनी रिएक्शन हुई? हम कहे साहब आधी रिएक्शन हो गई। हम क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में? आधी रिएक्शन हो गई। कोई 10 किलो आलू लेके बैठा सब्जी मंडी में, साहब तेरे कितने आलू बिके? 5 किलो बिक गए, तो कितना मार्केट हुआ? 50% मार्केट हो गया पूरा। अच्छा, पूरे आलू बिक गए तो 100% मार्केट कंप्लीट हो गया, बस वो सामान समेटेगा और घर जाएगा। अच्छा, कभी कभी सुबह से शाम तक बैठने के बाद भी 10 किलो आलू में से उसके 8 किलो आलू बिक पाते, 2 किलो रह जाते हैं। फिर को क्या कहेगा घर पे जाके? नहीं, आज तो 80% ही मार्केट चला, 20% तो बच गया। फीसदी आने की परसेंटेज, ये बोल चाल की भाषा में आपसे फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको साइंटिफिकली जरा देखते हैं। देखो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी है वो, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। और उसी को, इस प्रोडक्टिविटी को ही एक और वर्ड यहां पर दिया गया है जिसको कहा गया है यील्ड। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, तो क्या साहब सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलता? नहीं बदलता। तो अब तक हम जो सवाल कर रहे थे वो तो यही मान के कर रहे थे कि जितना भी रिएक्टेंट था सारा प्रोडक्ट में बदल रहा है, बिल्कुल यही मान के कर रहे थे हम। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। हम जितना रिएक्टेंट लेते हैं उसकी पूरी की पूरी क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ रिएक्टेंट बच जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि एक दुकानदार 100 किलो सामान लेके बेचने के लिए लेकर के बैठा और शाम तक 100 में से 50 किलो ही बिक पाया, तो मार्केट में क्या कहेगा कि आज मार्केट आधा रहा, 50% रहा, बिक्री कितनी हुई? 50%। ऐसे ही यदि 100 किलो रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और 100 किलो में से 50 किलो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए, तब क्या कहेंगे साहब कितनी रिएक्शन हुई? आधी रिएक्शन हुई। प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? 50%। यील्ड कितना हुआ? 50%। इस प्रोडक्टिविटी को, इस यील्ड को हमेशा परसेंटेज में ही निकाला जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो भाई परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, परसेंटेज amount of the reactant which convert into the product, this is known as yield of reaction, productivity of reaction, और इसी को हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कितनी पूरी हुई, हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन टू द कंप्लीटेड, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्शन, सबका मतलब एक ही होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये यील्ड शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है, यील्ड का। प्रोडक्टिविटी भी कभी कभार आती है, रेयरली ये भी आ जाता है लैंग्वेज में, तो ध्यान दीजिए इन तीनों का मतलब एक ही है। चलो अपन डेफिनेशन की बात करते, देखिए तो डेफिनेशन क्या होगा? परसेंटेज, परसेंटेज ये हमेशा परसेंटेज में निकाला जाता है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट, सॉरी,
percentage amount of reactant which convert into the product is known the yield of reaction. yield of reaction, ये होता है yield of reaction. अब साहब इसको निकालेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला देखिए कि यील्ड हमेशा एक तो परसेंटेज में निकलती है. यील्ड, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू, कैसे हम ऐसे निकालेंगे देखिए कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट into 100 upon theoretical amount of product, ऐसे निकालेंगे हम. अच्छा साहब, एक्चुअल अमाउंट और थ्योरेटिकल अमाउंट का क्या मतलब? एक्चुअल तो जो बना, आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया था, उम्मीद थी कि प्रोडक्ट भी 100 ग्राम बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट 25 ग्राम ही बना. दैट इज एक्चुअल अमाउंट. और साहब थ्योरेटिकल अमाउंट क्या है? थ्योरेटिकल अमाउंट इमेजनरी क्वांटिटी है. वो ये मान करके निकाली जाएगी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, वो होगा थ्योरेटिकल अमाउंट. तो एक्चुअल यानी कि जो एक्चुअल है, जो प्रैक्टिकल है, जो बना, आपने सब 200 ग्राम रिएक्टेंट लेकर के चले थे, उम्मीद थी प्रोडक्ट भी 200 ग्राम बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट कितना बना? खाली 50 ग्राम. 150 ग्राम वैसा वैसा रहा. तो जो 50 ग्राम प्रोडक्ट बना वो तो था एक्चुअल, और 200 ग्राम क्या होगा? वो थ्योरेटिकल. तो थ्योरेटिकल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? यील्ड को 100% मान करके. देखो जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है, देखो यूं समझिए रिएक्टेंट, और ये बदल रहा है प्रोडक्ट में. अब रिएक्टेंट आपके पास मान लो 100 ग्राम है, अब प्रोडक्ट भी कितना बन गया? 100 ग्राम. तो रिएक्शन का यील्ड होगा 100%, क्योंकि जितना रिएक्टेंट था सारा प्रोडक्ट में बदल गया. अच्छा क्या करें, देखिए यदि रिएक्शन का यील्ड 50% है, 50% यानी कि आधा, इसका एक ही मतलब होगा कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला, और 100 का आधा कितना होगा? 50. तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 50 ग्राम. 50 ग्राम. अतः रिएक्शन का यील्ड आपके मान लो 20% है. अब 20 का मतलब 100 ग्राम में से कितना? 20 ग्राम. तो प्रोडक्ट कितना बनेगा आपके? 20 ग्राम. ये सारी क्वांटिटी 100 के रेस्पेक्ट में है. यदि 100 की जगह मैं 200 ग्राम ले लूँ और यील्ड 100% हो, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 200 ग्राम का पूरा 200 ग्राम ही बन जाएगा, क्योंकि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया. अच्छा 200 ग्राम रिएक्टेंट लेकर के 50% यील्ड के साथ प्रोडक्ट बना है, तो 200 ग्राम का आधा कितना होगा? 100 ग्राम, 100 ग्राम. तो प्रोडक्ट बनेगा 100 ग्राम. अच्छा 200 ग्राम रिएक्टेंट है, यील्ड 20% है, तो 200 का 20% कितना होगा आपके? 40 ग्राम. कैसे निकाला 40? अब जरा 200 का 20% निकालो. 200 इंटू 20/100 ऐसे तो निकालते हो. 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम. तो ये जो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये 100% यील्ड अज्यूम करके निकालेंगे हम. एक्चुअल जो एक्चुअल हो, जो निकला एक्चुअल में, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट. इस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? परसेंटेज यील्ड आ जाएगा. दैट इज क्लियर. ये चलो नोट कीजिए. अब इसके ऊपर कुछ एक दो सवाल, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर देखिए डिस्कस करते हैं. देखिए इधर एक सवाल है. सवाल इस तरीके से कि 10 ग्राम लाइमस्टोन गिव 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन. दैट इज क्लियर.
10 ग्राम लाइम स्टोन गिव 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्चुअल अमाउंट है वो तो ये 4 ग्राम है ना। तो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल वो तो कितना है 4 ग्राम। अब थ्योरेटिकल हमको निकालना पड़ेगा। थ्योरेटिकल निकालने के लिए ये नोट कर लिया है, नोटेड हो गया है? नहीं ये तो समझाने के लिए था, ये नोट कर लिया ये। हाँ अब देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकल निकालने के लिए क्या करें, हम पहले इसके मॉल निकालते हैं। चलो मॉल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है CaCO3। कैसे निकाले 10 ग्राम अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 100। कितना होता है 100। कैसे निकाला 100, लाइमस्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 है तो 48 इक्वल टू 100, यानी कि 0.1 मॉल, 1 मॉल। अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इसका यदि 0.1 मोल ले लें हम तो CO2 भी कितनी बनेगी 0.1 मोल बनेगी ना। क्यों बनेगी, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो CO2 0.1 मोल आ गई। CO2 का वेट निकाल लीजिए आप। कैसे निकाले वेट, 0.1 इंटू 44 और कितना आया 4.4 ग्राम। अभी जो 4.4 ग्राम आया थ्योरेटिकल है, ये 100% यील्ड मान के निकाला गया है। तभी तो 0.1 मोल रिएक्टेंट से पूरा 0.1 मोल प्रोडक्ट बन गया। ये थ्योरेटिकल अमाउंट है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल तो ये है। तो जो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो थ्योरेटिकल आया वो ये आया 4.4 ग्राम। क्योंकि यहाँ तो हमने कोई कटिंग नहीं की ना कैल्शियम कार्बोनेट की, जितना था पूरा का पूरा प्रोडक्ट में बदल दिया। दैट्स क्लियर। अब परसेंटेज यील्ड, अब फॉर्मूला लगा देते हैं परसेंटेज ऑफ यील्ड का। चलो यहाँ तक इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए परसेंटेज ऑफ यील्ड, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ परसेंटेज यील्ड। फार्मूला क्या लगेगा कि वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को शॉर्ट में लिखा है TH। एक्चुअल कौन सा जो सवाल में दे रखा है 4 ग्राम, ये 4 ग्राम। देखो बनना तो कितना चाहिए था 4.4 ग्राम, लेकिन बना कितना 4 ग्राम। सब कम क्यों बना, कम इसलिए बना क्योंकि जितना लाइम स्टोन लिया था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में नहीं बदला, इसलिए कम बना। तो एक्चुअल 4 ग्राम इंटू 100। यदि पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट में बदल चुका होता तो कितना बदलता 4.4 ग्राम। ये थ्योरेटिकल है 4.4। दैट इज क्लियर। अब चलो देखिए ऊपर क्या 100, 4 अपॉन 4.4। अच्छा 4 से 4.4 1.1 टाइम कैंसिल, ये आपके 1.1। बस 100 को 1.1 से आप डिवाइड करो। मेरे ख्याल से ये परसेंटेज कितना आएगा, परसेंटेज में कर को देखो तो डिवाइड 99%, 98% के करीब आ जाएगा ये। 100% नहीं है, 100% थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है ये, है ना। मेरे ख्याल 99% के करीब ये यील्ड आ जाता है। यही हमारा आंसर है। दैट्स क्लियर। ये चलो इसको पॉज करके नोट कीजिए। एक क्वेश्चन इसका और अपन देखते हैं फिर आगे बढ़ते देख। देखो आखिरी सवाल इस तरीके का आज का, ध्यान दीजिए। 560 ग्राम आयरन, 560 ग्राम आयरन, आयरन के Fe कन्वर्ट इनटू रस्ट। रस्ट यानी कि जंग में बदल जाता है वो। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन
अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, 4Fe प्लस 3O2 20% टू Fe2O3। फाइंड मास ऑफ Fe2O3। इस Fe2O3 को बोलते हैं रस्ट, इसी का नाम क्या है, रस्ट है। इस क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो थ्योरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से सवाल सॉल्व किया जा सकता है। ये जो 20% दे रखा है ये परसेंटेज यील्ड है। चलो पहले फॉर्मूले से निकालते हैं। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, यील्ड इक्वल टू, देखो Fe वेट ऑफ Fe2O3 एक्चुअल जो हमको निकालना है इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ Fe2O3 थ्योरेटिकल। अब सवाल में देखो परसेंटेज यील्ड दे रखा है 20%, एक्चुअल हमको निकालना है, लेकिन इस एक्चुअल निकालने के लिए थ्योरेटिकल भी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एक तो तरीका ही है। चलो पहले वेट ऑफ Fe2O3 थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आयरन के मोल निकालते हैं। देखो मोल ऑफ Fe, तो वेट ऑफ Fe अपॉन आपके मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ Fe। वेट कितना है 560 ग्राम। एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56, तो कितना हो गया 10 मोल। अब वेट ऑफ Fe, अब 10 मोल आ गया ना। अब इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। देखिए 4Fe 3O2 और आपके 2Fe2O3। अब आयरन के 4 मोल से Fe2O3 के 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 मोल से आयरन क्या थी 1 मोल ले हम, इसका कितना मिलेगा 2/4 मोल। और यदि आयरन के 10 मोल लें और 10 के 10 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो क्या होगा 2/4 इंटू 10, यानी कि 5 मोल। कितने मोल हो जाएंगे 5 मोल। Fe2O3 के मिलेंगे 5 मोल। अब देखते हैं वेट ऑफ Fe2O3। अब ये वेट आएगा वो आएगा थ्योरेटिकल। कैसा आएगा थ्योरेटिकल, क्योंकि जितना भी रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हो गया वो, ठीक है। अब 5 इंटू, अब मोल तो 5 है और Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 160। मैं यही यूनिट लगा देता हूँ ग्राम। क्लियर? अब परसेंटेज यील्ड का फार्मूला ले लीजिए। अब यील्ड की जगह अब देखो इसको हम आगे काम में लेते हैं। ये फार्मूला है ना, ये यील्ड तो आ जाएगा 20। सब कहाँ से आ रहा है 20 दे रखा है सवाल में 20। वेट ऑफ Fe2O3 ये हमको निकालना, एक्चुअल कितना बनेगा इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 160। ये थ्योरेटिकल है। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, इधर भी 0 से ये 0 कैंसिल। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट ऑफ Fe2O3 एक्चुअल मास, 5 2 जा 10 और ये आएगा 160 ग्राम। ये हमारा सवाल है। ये सवाल कि हमने फॉर्मूले से, बाय यूजिंग द फार्मूला। सब हमको फॉर्मूला काम में नहीं लेना, हमें तो थ्योरेटिकल करना है, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक और मेथड बता, देखो अल्टरनेटिव मेथड।
एक और मेथड देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। सब दूसरा मेथड क्या है भाई, जितना रिएक्टेंट दे रखा है ना, आप उसका 20% कर दीजिए, क्योंकि रिएक्टेंट के गिवन अमाउंट का 20% ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब साहब रिएक्टेंट कितना है भाई, रिएक्टेंट 10 मोल है, 10 मोल है। आयरन के कितने मोल है, 10 मोल है। तो देखिए मोल ऑफ Fe 10 मोल। सब सीधा कैसे लिख दिया, क्योंकि निकाल रखा है पहले हमने, इसलिए डायरेक्ट लिख लो इसको। क्या 10 का 10 मोल प्रोडक्ट में बदल रहा है, नहीं बदल रहा, 20% बदल रहा है। तो क्या करें अपन, तो मोल ऑफ Fe एक्टिव, आयरन के एक्टिव मोल कितने हैं। सब एक्टिव मोल का मतलब वो मोल जो प्रोडक्ट में बदल रहा है वो कितना है। सब वो कहाँ से देखें, वो ये लिख रहा है 20%। 20% मोल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा 10 का 20% निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, 10 इंटू 20/100। तो 10 का 20 कितना आएगा आपका, 2 मोल। तो 2 मोल आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सब आयरन तो 10 मोल था, लेकिन प्रोडक्ट में 2 ही क्यों बदल रहा है भाई, लिख रहा है सवाल में 20%, इसलिए बदल रहा है। सब ऐसा होता है, होता है ऐसा, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में भी होता है ऐसा। लोहे की कील क्या पूरी की पूरी जंग में बदल जाती है क्या, थोड़ा हिस्सा ही तो बदलता है ना, एक्चुअल में भी होता है ऐसा। रस्ट का फार्मूला यही है। अब आप बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिए इसको आप। हाँ अच्छा, इस इक्वेशन को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ। देखो मैं 4Fe की जगह लिख देता हूँ 2Fe, 3 की जगह 3/2O2, प्रोडक्ट में 2 की जगह 1 आ जाएगा, Fe2O3। साहब ये क्यों किया आपने, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आयरन के 2 मोल आ गए यहाँ पर, और यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन 2 आ गया ना ऑटोमेटिक ही। कब आया 2, हमने पूरे रिएक्शन को 1/2 कर दिया, कर सकते हैं। तो आयरन के 2 मोल से Fe2O3 का कितना आया, 1 मोल। समझ में आ गई बात। आयरन के 2 मोल से आयरन ऑक्साइड का कितना बनेगा, 1 मोल। सब आयरन तो 10 मोल था, आपने 2 मोल क्यों लिया भाई, 10 मोल तो था, लेकिन प्रोडक्ट में तो उसको 20% ही कन्वर्ट हुआ ना, इसलिए 2 मोल लिया। 20% कैसे हुआ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे हुआ, ठीक है ना। अब 1 मोल आयरन का वेट कितना होगा, तो इसका वेट हो जाएगा 160 ग्राम। ये 160 क्या है, ये आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे भी कर सकते हैं, दैट्स क्लियर। दोनों मेथड आपके सामने है। चलो आज की क्लास को बंद कर देते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होगी। चलो देखिए।